कसूर तुम्हारा नहीं सूरज, वो लड़की थी ही इतनी चालाक। लेकिन चलो आज हम दोनों मिलकर एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब कभी किसी तीसरे इंसान को अपने बीच आने की इजाजत नहीं देंगे। और इसी वादे के साथ दंगल टीवी के चर्चित शो पति ब्रह्मचारी का यह बेहद ही सनसनीखेज और इमोशनल ड्रामा अपने सबसे बड़े मोड़ पर आकर ठहर जाता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर जिस अवनी को सूरज खुद इस घर में लेकर आया था, उसने ऐसा क्या तांडव मचा दिया कि ईशा को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ गई और बांके बिहारी से अपनी रक्षा की गुहार लगानी पड़ी। तो चलिए आपको ले चलते हैं इस पूरी थ्रिलर से भरी कहानी की शुरुआत में, जहां हर एक पल में खौफ, साजिश और देशभक्ति का एक ऐसा संग्राम देखने को मिला जिसने सबकी सांसें अटका दी थी। कहानी की शुरुआत में ही हमें देखने को मिलता है कि घर के भीतर एक अजीब सी खामोशी और घबराहट छाई हुई है। मिस्टर जी का गाना बैकग्राउंड में बज रहा है और तभी एक कमरे से आवाज आती है कि मैं अब तो रेडी हो गई हूँ, तो आई एम गोइंग बाय। और इसके तुरंत बाद ही जब तक घर के बाकी सभी सदस्य बाहर आ रहे होते हैं, तब तक चालाकी से काम लेते हुए उस गधे बंटी से मिलने का प्लान बनाया जाता है ताकि आगे की रणनीति को अंजाम दिया जा सके। उधर सिक्योरिटी का जायजा लेते हुए श्रेया बहुत ही मुस्तैदी से पूछती है कि क्या यहाँ पर सब ठीक है, जिस पर तुरंत जवाब आता है कि हाँ, यहाँ सब ठीक है और एंट्री गेट पर भी सब कुछ पूरी तरह से कंट्रोल में है। तभी ईशा को अलर्ट किया जाता है कि ईशा गुड, मंत्री जी आ गए हैं, जल्दी आ जाओ। सब लोग बेहद सतर्क हो जाते हैं और वातावरण में देशभक्ति का जज्बा छा जाता है। चारों तरफ वंदे मातरम के नारे गूंजने लगते हैं। लोग मंत्री जी के स्वागत में लगे होते हैं और हर कोई इस बात से संतुष्ट नजर आ रहा होता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक शांति से चल रहा है। हैप्पी जी ईशा से पूछते हैं कि सब ठीक से चल रहा है ना, जिस पर ईशा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहती है कि हाँ बिल्कुल। पर उसे इस बात का पूरा भरोसा होता है कि इतनी टाइट और डायरेक्ट सिक्योरिटी को भेद कर अवनी की यहाँ सीधे आने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन ईशा का छठा एहसास यह भी कह रहा होता है कि अवनी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है और वह कोई न कोई पैंतरा आजमाकर यहाँ जरूर आएगी। अभी यह बातें चल ही रही होती हैं कि तभी भीड़ में एक संदिग्ध औरत घूंघट डाले चुपचाप घुसने की कोशिश करती है। ईशा की पारखी नजरें तुरंत उसे भांप लेती हैं और वह चीख कर उसे रोकती है कि रुकिए, घूंघट हटाइए। आप कौन हैं और कहां से आई हैं? आखिर आप अपना घूंघट क्यों नहीं हटा रही थीं? वह औरत डरते कांपते हुए मासूमियत का नाटक करती है और कहती है कि मुझे तो एक मैडम जी ने बताया था कि मंत्री जी यहाँ गरीब लोगों को मुफ्त में घर देने वाले हैं, तो मैं भी बहुत गरीब हूँ, इसीलिए लालच में चली आई। ईशा का माथा तुरंत ठनकता है और वह एक सेकंड रुककर गहराई से सोचती है कि क्या यह वही औरत है जो खतरे का संकेत है। जांच करने पर पता चलता है कि हाँ, यह वही औरत है। जब उससे कड़ाई से पूछा जाता है कि यह मैडम तुम्हें कब और कहाँ मिली थी, तो वह बताती है कि अभी कुछ देर पहले ही मोहल्ले के बाहर मिली थी। उधर सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर पता चलता है कि अवनी का पूरे इलाके के सीसीटीवी में दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। ईशा को तुरंत यह बात समझ आ जाती है कि अवनी इस गरीब औरत को एक मोहरा बनाकर सिर्फ उनका ध्यान भटकाना चाहती थी ताकि वह असली वारदात को कहीं और अंजाम दे सके। लेकिन ईशा के मन में सबसे बड़ा सवाल यही कौंध रहा होता है कि अगर अवनी यहाँ नहीं है तो वह इस वक्त कहाँ होगी। तभी ताई माँ, रिया और काव्या के बैकग्राउंड में एक खौफनाक मोड़ आता है जब अचानक आईपीएस मैडम यानी ईशा के फोन पर अवनी की जहरीली आवाज सुनाई देती है। वह हंसते हुए तंज कसती है कि हेलो, किसे ढूंढ रही हैं आईपीएस मैडम? आपके सभी चहेते और आपका पूरा परिवार इस वक्त मेरे पास सुरक्षित मेरी गिरफ्त में है। और सुनिए आईपीएस मैडम, अगर अपने परिवार की जान बचाना चाहती हो ना, तो तुम्हें उस मंत्री की जान लेनी ही पड़ेगी। यह सुनते ही ईशा के तन बदन में आग लग जाती है और वह कड़क आवाज में चेतावनी देती है कि अगर मेरे परिवार में से किसी एक को भी खरोच आई ना अवनी, तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगी। लेकिन अवनी बेखौफ होकर हंसती है और कहती है कि अरे यार, आप समझ क्यों नहीं रही हैं आईपीएस मैडम? आप इस वक्त मुझे धमकी देने की सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है और तुम्हें तो बहुत अच्छी तरह से पता है ना कि अवनी जो कहती है वह करके ही दिखाती है। अब मैं तो इतनी टाइट सिक्योरिटी में खुद जाकर मंत्री जी की जान ले नहीं सकती, तो ये नेक काम तो अब तुम्हें ही अपने हाथों से करना पड़ेगा। और हाँ, दिमाग चलाकर कोई भी गेम खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे खतरनाक आदमियों की सीधी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम पर ही है। आज तो गोली जरूर चलेगी, या तो उस तरफ मंत्री पर या फिर इस तरफ तुम्हारे अपने परिवार पर। ताई माँ यह सब सुनकर बुरी तरह टूट जाती हैं और रोते हुए अवनी से कहती हैं कि क्या हमारे प्यार और विश्वास का तूने यह सिला दिया है अवनी? अरे तू तो खुद माँ बनने वाली है, कम से कम अपने पेट में पल रहे उस मासूम बच्चे की तो सोच। लेकिन अवनी पर तो हैवानियत सवार थी। वह क्रूरता से जवाब देती है कि ताई माँ, रिश्तों के पेड़ पर विश्वास का पानी इसीलिए तो दिया जाता है ताकि समय आने पर उसके फल को तोड़कर खाया जा सके। अगर मैं आज ऐसा कर रही हूँ तो इसमें कौन सी गलत बात है ताई माँ? अब या तो आपकी यह प्यारी आईपीएस बहू मेरा कहाँ मानेगी और मंत्री को गोली मारेगी, या फिर मैं आपके इस पूरे के पूरे परिवार के पेड़ को ही खा जाऊंगी। और यह कहकर वह दरिंदगी भरी हंसी हंसने लगती है। ईशा धर्म संकट में फंस जाती है। एक तरफ उसका देश और उसकी आईपीएस की ड्यूटी,